हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और एक विमान दुर्घटना में भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो, उनकी पत्नी और अन्य कई सारे भारतीय सेना या अन्य अधिकारी उसमें मौजूद थे। तो इस दुर्घटना के बाद जो सरकार है, सरकार आगे किस तरह से इस पूरे समस्या को देखेगी, इसकी वजह से जो टॉपिक है आज हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो एक बड़ा सवाल बनता है कि यह जो दुर्घटना हुई वह कैसे हुई, किस हेलीकॉप्टर में वह दुर्घटना हुई, तो उसके क्या कारण रहे, हेलीकॉप्टर में क्या तकनीकी खराबी रही। इसके अलावा एक और जो पॉलिसी से रिलेटेड प्रमुख सवाल है वह यह कि चूँकि CDS का पद देश की राजनीति में, देश की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण पद बनाया गया था, जिसमें पहले ही CDS थे जनरल विपिन रावत। ऐसे में उनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के समय अगला CDS का पद कौन संभाल सकता है, या फिर जो CDS का पद है उसकी जो जिम्मेदारी है वह किन व्यक्तियों को दी जा सकती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा वैकेंट स्पेस दिखाई देता है, ऐसे में सरकार के सामने यह दुविधा बनी हुई है। सरकार इसका एक रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। तो जो हमारा टॉपिक है वह है, अब कौन निभाएगा CDS की जिम्मेदारी और CDS रहे जनरल विपिन रावत की तस्वीर। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम टॉपिक में न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, फिर समझेंगे कि CDS की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। हालांकि एक बैकग्राउंड भी देखेंगे कि CDS का पद कितना महत्वपूर्ण था, कैसे उसका सृजन किया गया। इसमें उत्तराधिकारी की बात है कि कैसे कौन उनका सक्सेसर होगा। एक दुर्घटना हुई जो हेलीकॉप्टर की, तो उसमें कौन सा हेलीकॉप्टर शामिल था, वह हेलीकॉप्टर किस तरह का हेलीकॉप्टर है, उसे कहाँ से लिया गया है, क्यों ऐसी दुर्घटना की संभावना हुई, या फिर इससे पहले भी और कौन कौन सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें हम अपनी सेना से संबंधित बहुत ही प्रमुख लोगों को खो चुके हैं और देश को सुरक्षा संबंधी क्षति हो चुकी है। इसके अलावा निष्कर्ष और एक सवाल मेंस के स्तर पर लिखने का आप अभ्यास करेंगे। प्रीलिम्स के स्तर पर भी अगर कोई सवाल फैक्ट के लेवल पर बनता है तो उसे भी आप सॉल्व कर पाएंगे। यह विषय मुख्यतः GS पेपर 2 से जुड़ता है, खासकर विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश यानी उनके मैंडेट्स। तो चलिए न्यूज़ को देखते हैं, फिर आगे समझते हैं। न्यूज़ है, नो क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन CCS टू डिसाइड ऑन नेक्स्ट CDS, यानी कोई भी सीधी रेखा नहीं है कि अगला CDS कौन होगा, एक लाइन नहीं खींची गई है। ऐसे में कौन अगला CDS बनाया जाएगा, यह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी डिसाइड करेगी, सुरक्षा मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी। लेकिन अभी कौन कौन CDS की लाइन में शामिल हो सकते हैं या क्या प्रक्रिया रही, CDS का क्या रोल था, उसमें हम किन व्यक्तियों को इस संदर्भ में देख सकते हैं, इसको जानेंगे। लेकिन पहले हम समझ लें कि CDS का जो पद था वह कैसे सृजित हुआ। एक काफ़ी लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि देश में जो तीनों सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय को लेकर के कैसे हम एक एकीकृत प्रणाली को बनाएं ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस और चौबंद किया जा सके। तो 1999 के समय से एक कमेटी बनाई गई थी, कारगिल रिव्यू कमेटी, जिसने ऐसी रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें तीनों सेनाओं के अंतर्गत एक रणनीतिक रूप से फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है जहां पर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? श्री के सुब्रमण्यन जी ने। इनकी अध्यक्षता में कारगिल समिति का गठन हुआ था। उसके बाद आगे चलकर 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी ऐसी एक सिफारिश रखी कि एक CDS का पद सृजित किया जाना चाहिए, जो पद तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय कर सके और जानकारी दे सके, प्रमुख रूप से रक्षा मंत्रालय को एक तटस्थ रूप से। क्योंकि अगर तीनों सेनाओं से संबंधित कोई ऑपरेशंस किए जाने हैं, वहाँ पर यदि कोई एक सेना का प्रमुख आकर के जानकारी देगा तो ऐसे में उस सेना से संबंधित उसके बायस होने की एक संभावना बनी रहती है कि शायद वह अपनी ही सेना को आगे बढ़ाने से संबंधित कोई सुझाव दे दे। ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए एक निष्पक्ष सलाह रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए इस पद के सृजित किए जाने की बात कही गई। फिर हम आगे देखते हैं कि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री लाल किले से इस पद के गठन किए जाने की घोषणा करते हैं और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 24 दिसंबर
2019 को सीडीएस का पद गठित किए जाने की बात कहती है। सीडीएस का पद और इसके अलावा डीएमए का गठन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इन दोनों के ही गठन किए जाने की बात कही गई। और उसके बाद जनरल विपिन रावत जो सेना से निवृत्त हो चुके थे, सेवानिवृत्त होने के बाद उनको पहला सीडीएस नियुक्त कर दिया गया 31 दिसंबर 2019 को। हम आगे देखते हैं, घटनाक्रम आगे बढ़ता है और लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे थे उनकी जिम्मेदारियां निभाते हुए, लेकिन तभी यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उनकी मृत्यु हो गई। अभी उनका कार्यकाल बाकी था, लेकिन बीच में ही वे अलविदा कह गए। तो सीडीएस की जिम्मेदारियां क्या हैं और कैसे एक उनका उत्तराधिकारी चुना जा सकता है, यह एक बड़ा सवाल बनता है। सबसे पहले बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो सीडीएस का पद जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहलाता है, वह पद ही सैन्य मामलों का जो विभाग यानी डीएमए का जो गठन किया गया है उसका भी सेक्रेटरी होता है। यानी तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय करना इसका प्रमुख काम है, जो कि एक सेना से संबंधित कार्य है। इसके अलावा जो एक सचिव की भूमिका है वह भी इसे सौंपी गई है। यानी इससे पहले जब सीडीएस का पद गठित नहीं किया गया था तो एक नौकरशाही, जो सिविलियन नौकरशाही थी, वह सेना से संबंधित जो अन्य मामले होते थे सचिव के स्तर के या ब्यूरोक्रेसी से संबंधित, उनको संभालती थी। ऐसे में इन सभी मामलों को इस सिविलियन ब्यूरोक्रेसी से लेकर के सीडीएस के पद को दे दिया गया कि वे अब इससे संबंधित जितने भी मामले होंगे, ब्यूरोक्रेसी वाले, सलाह देने वाले और एक सचिव के स्तर पर, सेक्रेटरी के स्तर पर, वो उनको सौंप दिए गए। तो 2 पद ये होगा। इसके अलावा तीसरा जो उनकी भूमिका थी वह थी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में, जहाँ पर वे इसकी अध्यक्षता करते हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इसमें शामिल होते हैं। कैसे रणनीतियाँ बनानी हैं, तीनों सेनाओं को कैसे एकीकृत करना है, ठीक, इन सभी स्तर पर जो रणनीतियों का काम था वह था सीडीएस का। इसके अलावा जो डीएमए का गठन किया गया था उसके तहत भी सीडीएस का एक प्रमुख रोल ये था कि कैसे तीनों सेनाओं के लिए सैन्य उपकरणों की खरीद की जाए, कैसे रणनीतियाँ बनाई जाए, कहाँ पर इन चीज़ों को हम स्थापित करें, ये सभी स्तर पर। तो अब दिक्कत ये है कि अब कौन अगला सीडीएस होगा। जब सीडीएस की भूमिका चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में होती है तब सीडीएस अध्यक्षता करते हैं, लेकिन इसके पहले व्यवस्था ये थी, जब सीडीएस का पद नहीं था, कि जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से जो सबसे वरिष्ठ होंगे वे इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो जनरल विपिन रावत जो सीडीएस रहे हैं, उनके हटने के बाद एक संभावना बनती है कि इस वक्त जनरल एमएम नरवणे इस वक्त सबसे वरिष्ठ हैं तीनों सेनाओं में, तो एक संभावना हो सकती है कि इनके जरिए अगला सीडीएस का पद देखा जाए। एक और जो पद है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी आईडीएस का, इसमें एक 3 स्टार रैंक के अधिकारी इस पद को संभालते हैं। तो सीडीएस का जो पद है उसके तहत ऐसा माना जाता है, हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि ये वाइस सीडीएस का रोल निभा सकते हैं। इस जो पद है इसका नाम दिया गया है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CISC। तो CISC का पद भी बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, यानी हो सकता है कि जब सीडीएस ना हो तो ये उनका कुछ काम करें। हालांकि ये केवल औपचारिक रूप से कार्य कर सकते हैं, सीडीएस के ना होने पर उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्तियां हैं, वे इनके पास नहीं है। तो अब हमें देखना ये होगा कि क्या सरकार 3 स्टार रैंक के पद के अधिकारी को 4 स्टार रैंक के पद के अधिकारियों के साथ, यानी जो भी सर्वोच्च अधिकारी होते हैं तीनों सेनाओं में, जो सर्वोच्च पद पर होते हैं वे 4 स्टार होते हैं। ऐसे में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा 3 स्टार अधिकारी का 4 स्टार अधिकारियों के साथ, एक श्रेणी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर, ये एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। लेकिन कैबिनेट कमेटी इस मामले पर फैसला लेगी कि वे चाहें तो इनकी जो भूमिका है उसको बढ़ा करके 4 स्टार तक ला सकते हैं और इनको ये पद दिया भी जा सकता है। चाहें तो तीनों सेनाओं में से किसी व्यक्ति को सीडीएस का पद सौंपा जा सकता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। जैसे हम सभी सेवाओं में देखते हैं, तीनों सेवाओं में एक सेकंड इन लाइन की व्यवस्था होती है कि कौन सा व्यक्ति यदि प्रमुख अधिकारी ना हो तो उसकी जगह लेगा एक तरह से वाइस पर्सन। यहाँ पर इसकी व्यवस्था नहीं दिखाई देती, यही एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम हेलीकॉप्टर की दुर्घटना वाली स्थिति कि कैसे ये जो
दुर्घटना हुई यह घटित हुई। न्यूज़ है द हेलीकॉप्टर CDS जनरल बिपिन रावत वॉज इन। कौन सा हेलीकॉप्टर था, कैसे दुर्घटना हुई, यहाँ पर आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं। तो इसका नाम क्या है इस हेलीकॉप्टर का, यह है Mi-17V5 वेरिएंट, जिसे हमने रूस से खरीदा है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये तमिलनाडु की 109 हेलीकॉप्टर यूनिट सुलूर एयरबेस में तैनात था, जहां से इसने उड़ान भरी और नीलगिरी जिले के पास तमिलनाडु के ये लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। रूस से निर्मित हेलीकॉप्टर है, ठीक, और रूस ने इसे हेलीकॉप्टर के नवीनतम संस्करणों में से एक बताया है। इसकी तकनीकी ज़रूरतों को देखें तो टेल रोटर के साथ इसमें ट्विन इंजन और सिंगल रोटर स्कीम हेलीकॉप्टर इसको कहा गया है, यानी कि इसमें एक टेल रोटर लगा है और ट्विन इंजन इसका सिस्टम है। और क्षमताओं की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, ठीक। इसके अलावा क्रूज स्पीड 230 किलोमीटर और ऊंचाई इसकी 6000 मीटर तक ये उड़ सकता है। बहुत ही उपयोगी हेलीकॉप्टर बताया गया था, लेकिन अफसोस कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकतम वजन ले जाने की क्षमता 13,000 किलोग्राम, यानी ओवरऑल वजन इसका हो सकता है, और पेलोड ले जाने की क्षमता यानी कितना उसमें अपने साथ लेकर के जाएगा अतिरिक्त सामान, वो 4000 किलोग्राम हो सकता है। एक बार में 675 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है अपने मेन फ्यूल टैंक के आधार पर, और 1180 किलोमीटर अतिरिक्त जो उसके फ्यूल टैंक हैं उनके साथ, ठीक। और क्या जानने लायक है, अभी सर्विस में है, रूस का हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इसको डिज़ाइन किया है मॉस्को के हेलीकॉप्टर प्लांट में और इसको बनाया है काजान हेलीकॉप्टर्स, जो कि रशियन हेलीकॉप्टर्स की एक सब्सिडियरी है, ठीक। भारत ने इसको कब से खरीदना शुरू किया, 2008 में भारत ने इसकी जो है ऑर्डर्स रूस को दिए थे, और 2011, 2013 और 2018 में इसकी डिलीवरीज हमें मिलना शुरू हुई। तो चूंकि यह जो हेलीकॉप्टर है इसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा सकता है, सैनिकों की आवाजाही के साथ साथ हम सामानों की आवाजाही भी इसके तहत कर सकते हैं। कई सारे इसके वेरिएंट्स बनाए गए हैं और अलग अलग तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। कई में हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, हम सेना को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक। पेट्रोलिंग में कर सकते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं, ये सभी बहुत सारे ऑप्शंस इसके थ्रू हम पूरे कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब यह इतना अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है तो यह दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। इसकी जांच रक्षा मंत्रालय ने सौंप दी है, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वे इसकी जांच करके बताएंगे कि कहां पर चूक हुई और कैसे यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्योंकि कई सारे देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 60 से अधिक, तो ऐसे में इस हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, साथ ही जो उपयोग कर रहे हैं मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बनती है कि इसको ठीक तरीके से उपयोग में लाया जाए, ताकि हमारे यहाँ मौजूद जो वरिष्ठ या फिर टॉप लीडरशिप में बैठे लोग हैं, खासकर देश की राजनीति में, देश के स्थायित्व में जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। अगर हम इसके पहले की कुछ दुर्घटनाओं पर नज़र डालें तो ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं जहां पर हमने सेना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को खोया है। जैसे एक घटना का जिक्र करें तो फरवरी 1952 की घटना, जहां इंडियन एयरफोर्स का डेवॉन विमान लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था, उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद नवंबर 1963 की ही घटना, जहां इंडियन एयरफोर्स का ही एक विमान अलॉट 3 हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर के पुंछ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जहां लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह समेत कई अन्य प्रमुख सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई और भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी मौजूद थे। तो इस तरह की दुर्घटनाएं और भी हो चुकी हैं। जैसे मई 1993 में Mi-17 हेलीकॉप्टर भूटान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद, उनकी पत्नी सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। और भी हादसे हैं। नवंबर 1997 का जिक्र, अरुणाचल प्रदेश में सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जहां पर उस समय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री NVN सोमू और मेजर जनरल रमेश नागपाल की मृत्यु हो गई थी। समझ सकते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं कितनी ज़्यादा निराशाजनक हैं और कैसे हमारे मोटिवेशन को गिराती हैं कि हम तकनीक का कितना इस्तेमाल करें। अगला वैष्णो देवी की एक घटना है, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जहां पर ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और जान गंवाते हैं। अभी इस घटना से पहले ही पिछले महीने की ही एक घटना है,
नवंबर 2021 की, यानी MI-17V5, वो भी तकनीकी खराबी के कारण अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि हम उन चीज़ों को पहचान सकें कि कहाँ कहाँ पर कब कब खामियां हुई जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो एक पूरी संरचना में जो हमें खामी दिखाई देती है उसकी पड़ताल किया जाना जरूरी है। तो निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष तो हम उस मामले को लेकर बात करते हैं जहाँ पर अभी अगला CDS का चयन किया जाना है। तो सुरक्षा मामलों पर जो कैबिनेट कमेटी है वह इसका चयन करेगी कि कौन अगला व्यक्ति होगा जो CDS के पद पर बैठेगा और जिम्मेदारियों को संभालेगा। अगर हम सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, इसके अलावा वित्त मंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री होम मिनिस्टर, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मामलों के मंत्री फॉरेन अफेयर्स। ये प्रमुख रूप से इस सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर अन्य सुरक्षा मामलों में किसी भी सलाह की ज़रूरत हो तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इसके अलावा जो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये इसका एक गठन है। उसके अलावा दुर्घटना की जांच की जानी चाहिए, जो भी दुर्घटना भी घटित हुई है कैसे हुई, उसमें क्या क्या कहाँ पर हमसे चूक रह गई। और हेलीकॉप्टर्स जो इस तरह के हैं जो VIPs को लेकर जाते हैं उनकी नियमित रूप से मेंटेनेंस और उड़ान भरने से पहले उनकी सुरक्षा जांच की जानी जरूरी है। और इस दुर्घटना जो हुई है इसके बाद अब इस जांच में हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हमसे चूक हुई थी और यह दुर्घटना घटित हुई। तो ऐसे उपाय किए जाएं जहां हम आगे फिर से इस तरह की दुर्घटनाओं को ना देखें। तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं और सवाल देखते हैं। सवाल है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की भूमिका तीनों सेनाओं के समन्वयकर्ता से कहीं अधिक होती है, एक स्टेटमेंट दिया है। ठीक, तो CDS के पद के महत्व का उल्लेख करते हुए आपको इस कथन का मूल्यांकन करना है। प्रमुख रूप से बात यह है कि इसमें आपको बताना है कि CDS का पद केवल एक समन्वयकर्ता के रूप में ना होकर के और भी आगे कार्य करता है, जैसे पॉलिसी मेकिंग और इसके अलावा जो भी सरकार है उसके साथ प्रमुख रूप से सलाह करना, विदेश नीतियों को तय करना, इन सभी में इसकी मुख्य भूमिका होती है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो चीन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जहाँ पर कैसे हम चीन के साथ आगे रिश्तों को बनाएं, लड़ाई को जारी रखें या फिर समझौते कर लें, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इस उत्तर को लिखने का आप अभ्यास कीजिए, फ्रेमिंग कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए। शुक्रिया।